हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसमें मेन पॉइंट्स जो असाइनमेंट में दिए हुए हैं आज हम उसको रिवाइज करेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें कहता है ग्रोअर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा इंडिगो एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। कहता है यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिगो को एक जो यानी लकड़ी का व्यापार करते थे, इंडिगो उनके लिए एक फसल की तरह उभर कर आया। ठीक है, जिससे एक कंपटीशन हो गया बाजार में अर्निंग पर, कमाई पर। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन द लेट 18th century ब्रिटेन बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। 18th सेंचुरी में इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कॉटन की ज़्यादा पैदावार की वजह से। ठीक है, इंडिगो क्या होता है? एक फसल होती है, नेचुरल डाई होती है, जिससे हम कलर्ड करते हैं। बालों को भी कलर्ड कर सकते हैं, फिर हम कपड़ों को कलर्ड कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए कलर, रंग के तौर पर। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज इफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज। मगर इंटरनेशनल डिमांड पर इफेक्ट पड़ा इंडिगो की प्रोडक्शन पर और इसकी डिमांड पर। कब? जब सिंथेटिक माने आर्टिफिशियल डाइज का उत्पादन बढ़ गया, यानी कि डिस्कवरी हो गई आर्टिफिशियल कलर बनाने की। इंडिगो जो था वो कुदरती कलर था, और आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक क्या हो गया? आर्टिफिशियल, जो बनावटी कलर। ठीक है। द चैंपियन मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। जो चैंपियन मूवमेंट 1928 में हुई थी, वो क्या थी? मेनली इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ थी। क्योंकि ब्रिटिशर कहते थे कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहिए इसकी, इंडिगो की। और ज़बरदस्ती लोगों को कह रहे थे आप यही फसल उगाओ, मगर लोग इसे उगाना नहीं चाहते थे, इसलिए ये मूवमेंट हुई थी। उसके बाद है परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट वाज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे अंग्रेज़ों ने 1793 ईस्वी में लागू किया था हिंदुस्तान में। राजास एंड तेलुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। इसमें जो राजा महाराजा थे, जहाँ जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको बना दिया उन्होंने जमींदार। ठीक है, जहाँ कोई तहसील तालुका होता है, तहसीलदार। ठीक है, इनको बना दिया जमींदार की आपको क्या करना है? लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, जो किसान वगैरह हैं, और जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसमें से कुछ परसेंटेज आपको कंपनी को देनी है और कुछ अपने पास रखनी है, जो भी उनके बीच में दोनों के दरमियान तय हुआ था। द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आर, कौन कौन से फीचर्स थे, यानी करेक्टरिस्टिक क्या थी इस सिस्टम में? क्या होता था? द अमाउंट पेड बाय द जमींदार्स टू कंपनी वाज फिक्स्ड परमानेंटली। कितना अमाउंट जमींदार कंपनी को देंगे, ये फिक्स कर दिया गया परमानेंटली। जैसे अगर 1000 रुपये की फसल कोई उगा रहा है, तो उसमें से 500 रुपया अगर कंपनी ने रखा है जमींदारों से लेने के लिए, तो जमींदारों से वो 500 रुपया लेंगे, और जमींदार अपने हिसाब से उसमें से जो कमीशन होगा कंपनी उनको देगी। द राजास वर मेड द जमींदार्स। कुछ राजाओं ने अपने आगे जमींदार रखे। ठीक है, जमींदार्स लॉस्ट देयर राइट ओवर द लैंड्स व्हेन एवर दे फेल टू मेक पेमेंट टू द कंपनी।
जो जमींदार बनाए जाते थे वो तब तक किसी लैंड के मालिक रहते थे जब तक वो रेवेन्यू यानी कि टैक्स दे रहे हैं कंपनी को। अगर वो किसी वजह से, अकाल की वजह से या किसी भी तरह से टैक्स नहीं दे पाते थे रेवेन्यू कंपनी को, तो कंपनी उनके अधिकार वापस ले लेती थी। एक जमींदार से वो ज़मीन छीनती थी, किसी दूसरे आदमी को दे देती थी। Exorbitant prices of land which जमींदार्स had to pay the कंपनी, यानी कंपनी को जमींदार जो थे वो कंपनी को टैक्स कलेक्ट कर देते थे। ठीक है, आ गया आपका मालावारी एंड परमानेंट सेटलमेंट, मालावारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट। ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को याद करें, परमानेंट सेटलमेंट को। ठीक है, और घर में रहें, कोविड-19 नियमों का पालन करें। अगर बाहर निकलते हैं किसी वजह से तो मास्क लगा कर निकलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, पढ़ें। थैंक यू।